Hello, good morning. How are you? Okay, fine. So, as you know, today is 15th of January and it is a Sunday. ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो हिंदू न्यूज़पेपर का डेली एडिशन है, उसमें जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स आए हुए हैं, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो जैसे अगर पहले पेज में बात किया जाए तो एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल दिया गया है जिसमें कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो हमारी पहले विलेज डिफेंस कमेटी हुआ करती थी उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रही है, जो कि अर्ली 2000 में बैन कर दी गई थी। इसमें क्या बोला गया है कि इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि जो गवर्नमेंट है हमारी, वो क्या कर रही है, जो सिविलियंस हैं उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रही है विद द हेल्प ऑफ आर्मी पर्सनल्स एंड सीआरपीएफ। ठीक है, एट द सीआरपीएफ कैंप। ठीक है। तो ये क्या कर रही है कि जो गवर्नमेंट है इस समय जो सिविलियंस हैं उनको जो सेल्फ डिफेंस की टेक्निक है, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग है, वो प्रोवाइड किया कर रही है। क्योंकि अगर देखा जाए इसका बैकग्राउंड, तो इस समय फर्स्ट और सेकंड जनवरी को क्या हुआ था, डंगरी विलेज में जो टेरर अटैक हुआ था उसमें 6-7 लोग की मौत हो गई थी और कुछ बच्चे घायल हो गए थे। ठीक है। तो यही इसका बैकग्राउंड है कि रिवाइव करने की जो कोशिश, लेकिन ये अर्ली 20 जो लास्ट 2022 से कोशिश की जा रही है कि ये जो कमेटी थी इसको रिवाइव करने की। ठीक है। और ये इस समय जो ट्रेनिंग है करीब 100 से ज़्यादा जो हंड्रेड्स ऑफ विलेज हैं उनको उनमें प्रोवाइड की जा रही है। जो दो डिस्ट्रिक्ट है मेजर, जैसे पीर पंजल रेंज के जो पीर पंजल वैली है उसके दो डिस्ट्रिक्ट है, राजौरी डिस्ट्रिक्ट हो गया, पुंछ डिस्ट्रिक्ट हो गया। तो इनके जो 100 से ज़्यादा या 100 के आसपास जो विलेज हैं इनमें इस समय क्या सिविलियंस को प्रोवाइड किया जा रहा है सेल्फ ट्रेनिंग। ठीक है, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग। ठीक है। तो ये हमारा पहला आर्टिकल हो गया। ठीक है। तो ये हमारा सेकंड आर्टिकल है, डॉक्टर दीदी क्रिएटिंग सोशल कैपिटल इन रूरल झारखंड। ये एक प्रोजेक्ट है, पशु सखी प्रोजेक्ट्स है। वो क्या कर रहा है, जो वेमेंस हैं वहाँ की लोकल वेमेंस हैं, रूरल वेमेंस हैं, उनको एम्पावर कर रहा है। और जो लाइव स्टॉक का जो लाइव स्टॉक केयर है उसको रूरल एरियाज में क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, मतलब फेस ऑफ बेसिक लाइव स्टॉक केयर इन रूरल एरिया। इस आर्टिकल में क्या बोला गया है कि जो वहाँ की लोकल वेमेन हैं, ये जो प्रोजेक्ट के तहत ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंतर्गत जो भी वेमेंस हैं, तो वो क्या कर रही हैं, डोर टू डोर जाके जो भी जैसे जो भी लाइव स्टॉक है, जैसे कि गोट्स हो गई, पोल्ट्री हो गई, इन सबको क्या कर रहे हैं कि जो इनको बता रहे हैं जैसे फीडिंग, कैसे फीडिंग इनको करवाना है, मैनेजमेंट इनका कैसे करना है, जो मैनेजमेंट ऑफ एनिमल वेस्ट है इनका जो इस ये कैसे करना है, जो वैक्सीनेशन है। तो मतलब फुल केयर किया जा रहा है ये जो कंपेन है पशु सखी प्रोजेक्ट के अंतर्गत। ठीक है। इससे क्या हो रहा है, ये क्या है, जो ये जो प्रोजेक्ट्स है वो नेशनल रूरल जो लाइवलीहुड मिशन है वो है। और ये जो झारखंड की गवर्नमेंट है उसने 2017-18 में रूरल ग्रोथ के लिए अडॉप्ट किया था, या अपने मतलब लिया था। ठीक है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत। ठीक है। इससे क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट जो वर्ल्ड बैंक है उसने फंडिंग भी अपनी स्टार्ट कर दी, ये भी वर्ल्ड बैंक ही फंडिंग कर रहा है। और जो वर्ल्ड बैंक है उसने सजेस्ट किया है कि लगभग जो 57,000 फार्मर्स हैं इससे बेनिफिट हो रहे हैं। ठीक है। अगर देखा जाए कि ड्रिप इन मोर्टेलिटी रेट विद द हेल्प ऑफ पशु सखी, मोर्टेलिटी रेट ऑफ गोट्स हैज़ कम डाउन बाय 30%, अबाउट 30%। ये जो मोर्टेलिटी रेट है गोट्स का वो कम से कम 30% क्या हो गया, कम हो गया। जो पोल्ट्री का मोर्टेलिटी रेट है वो करीब 40% कम हो गया है। तो इससे क्या हो रहा है, जो मोर्टेलिटी रेट है ये रिड्यूस हो रहा है इस हेल्प से। क्योंकि जो इसके अंतर जो भी वर्कर्स हैं, वेमेन वर्कर्स हैं, वो क्या कर रही हैं, डोर टू डोर जाके इनको उनको एडवाइस कर रहे हैं, जो फार्मर्स हैं उनको एडवाइस कर रही हैं, हेल्थ से रिलेटेड है, ब्रीडिंग से रिलेटेड है, वैक्सीनेशन से रिलेटेड है, और जो भी एनुअल वेस्ट है उसको कैसे मैनेजमेंट करना है, इन सब चीज़ से अब फार्मर्स को अवेयर कर रही हैं। ठीक है। तो और अप टू 70% ऑफ दोज ट्रेनिंग हैव बीन सर्टिफाइड बाय द एग्रीकल्चर स्किल। और ये जो अप टू जो 70% है ट्रेंड है जो भी, तो उनको सर्टिफाइड किया गया है एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत। ठीक है। तो ये हमारा सेकंड आर्टिकल हो गया। ये हमारा थर्ड आर्टिकल, द जोशी मौत अपेक्टिंग ऑफ हिमालयन डेवलपमेंट मॉडल। तो इस आर्टिकल में क्या बोला गया है कि जैसे जोशीमठ में क्या हो गया कि जो वहाँ की जो लैंड है वो सब्सिडेंस होकर गई है। ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा क्रैक्स आ गए हैं। तो अ, ये आर्टिकल इसी के बारे में बता रहा है। ठीक है। तो एक जैसे कि डिस्पाइट बीइंग वार्न, जोशीमठ टाउनशिप
एक मिश्रा कमेटी रिपोर्ट थी, उसने बताया था कि जो जोशीमठ टाउनशिप है वो डेब्रीज के ऊपर सिचुएटेड है। इसके बावजूद ये कम से कम 50 साल पहले ये रिपोर्ट हमें दी गई थी मिश्रा कमेटी के द्वारा। तो इसको भी अवॉइड करके, पूरी तरह से अवॉइड करके, फिर भी जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं काफ़ी रैपिड पेस में चल, ठीक है। सिंस अगर बात किया जाए 2001 से, ठीक है। जैसे कि हाइड्रो पावर में प्रोजेक्ट्स हैं तपोवन में और ऋषिगंगा में, ऋषि और जो टनलिंग प्रोजेक्ट्स हैं, वाइडनिंग ऑफ रोड्स हैं, ये सब जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ चल रही हैं, तो इनकी वजह से क्या हो रहा है, जो सब्सिडेंस हो गया है, ठीक है। सब्सिडेंस की कोई एक ही रीज़न नहीं, इसके काफ़ी सारे नेचुरल रीजन्स भी है, ठीक है। सब्सिडेंस इन द जोशीमठ वॉज ट्रिगर्ड बाई February 2021 फ्लो ऑफ रॉक। और ये कब से, ये जैसे ट्रिगर्ड मतलब काफ़ी ज़्यादा उसमें कब से हुआ है, ये 2021 से हुआ है। जब क्या हुआ था, जब फ्लो ऑफ रॉक्स एंड ग्लेशियर आइस मास बाय दैट डिसेंडेड इनटू ऋषिगंगा एंड धौलीगंगा वैली एंड फ्लो इनटू द अलकनंदा। ये क्या हुआ था, जो ग्लेशियर का जो मास था और जो रॉक्स का मास था, ये क्या किया था, ऋषिगंगा जो और धौलीगंगा रीजन वैली है वहाँ पे आया था उसके, और अलकनंदा थ्रू अलकनंदा जो रिवर है उसके थ्रू बह गया था, ठीक है। द बेस ऑफ हिल स्लोप इन द अलकनंदा वैली इन जोशीमठ हैज़ बीन सफिशिएंटली इरोडेड। जो इसका जो बेस है अलकनंदा वैली का, ठीक है, इन जोशीमठ में, तो वो पूरी तरह से क्या हो गया था, इरोड कर गया था। द स्ट्रॉन्ग एंड वायलेंट फ्लो ऑफ डेब्रीज वाटर, और पूरी तरह से जो डेब्री था और वाटर था वो पूरी तरह से फ्लो कर गया था। बेस्ड ऑन द सेटेलाइट डेटा, अगर बात की जाए सेटेलाइट डेटा की, तो जोशीमठ एंड सराउंडिंग एरियाज हैव बीन सिंकिंग एट द रेट ऑफ 6.5 सेंटीमीटर पर ईयर। और इस समय क्या हो रहा कि जो सेटेलाइट डेटा है, अगर साइंटिस्ट ने जो बताया है कि जोशीमठ है और उसका जो सराउंडिंग एरिया है वो कम से कम 6.5 सेंटीमीटर की पर ईयर के उससे रेट से ये सिंक कर रहा है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज कुड हैव सेट इन मोशन और आइसोलेटेड द रिमूवल रीअरेंजमेंट ऑफ सरफेस मटेरियल अंडरग्राउंड इरोजन लेटरल फ्लो एंड कंपैक्शन। ये क्या बता रहे हैं कि जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है ये काफ़ी क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेट कर दिया, जो रिमूवल ऑफ जो सबसे रीअरेंजमेंट ऑफ था, रिमूवल था, जो नीचे का जो मतलब डेब्रीज थे उसको क्या कर दिया है कि काफ़ी ज़्यादा एक्सेलरेट कर दिया, रिमूव कर दिया है, ठीक है। अंडरग्राउंड जो इरोजन हो रहा था वो काफ़ी, जो अंडरग्राउंड इरोजन हो रहा था उसको काफ़ी ज़्यादा एक्सेलरेट कर दिया, उसकी वजह से क्या हो गया, कंपैक्शन और जो सब्सिडेंस है वो हो गया है, ठीक है। सब्सटेंशियल डिस्चार्ज ऑफ वाटर इन 20 दिसंबर 2001 फ्रॉम अ पंक्चर्ड अंडरग्राउंड एक्यूफायर वुड हैव प्लेड अ रोल इन डी स्टेबलिंग जोशीमठ। और ये 2009 में दिसंबर में क्या हुआ था कि जो नीचे था एक्वीफायर था, जो जोशीनाथ के नीचे था, तो वो क्या हो गया था, जो एक्वीफायर है वो पूरी तरह से क्या कर दिया गया था, डिस्चार्ज हो गया था। सब्सटेंशियल डिस्चार्ज ऑफ वाटर, पूरी तरह जो इसके नीचे से जो वाटर था पूरी तरह से चला गया था। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो वॉइड स्पेस बन गया, वॉइड स्पेस की वजह से क्या हुआ कि उसके बाद सब्सिडेंस हो गया, जैसे 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 कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ नीचे मतलब क्या हुआ, खोखला टाइप में हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होती गई उसकी वजह से क्या हो गया, सब्सिडेंस हो गया। Several geological evidences around Josima suggest a reduction in the shear strength of debris। और जो अगर जो जियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं जो जोशीमठ टाउनशिप उसके अराउंड, तो देखा जाए जो डेब्रीज था वो पूरी तरह से क्या हो, जो स्ट्रेंथ ऑफ डेब्रीज था वो पूरी बहुत ज़्यादा क्या हो गया, कम हो गई हैं। उसकी वजह से जो इसकी वजह से सब्सिडेंस हो गया है, ठीक है। अगर यही देखा जाए जैसे कि जोशीमा ट्रेजिक इवेंट रेजेस द पर्टिनेंट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस क्या है, कुछ क्वेश्चंस रेज करते हैं, जैसे कि द गवर्नमेंट ऑन क्लीनिंग एनर्जी एंड सिक्योरिटी। ये क्या कर रहे हैं इस समय, गवर्नमेंट क्या कर रही है, पोस्ट कर रही है जो एनर्जीज हैं, लोग नेशनल सिक्योरिटी है उसके बारे में, ठीक है। ये क्वेश्चंस रेज करते हैं। वाइल द इंटेंशंस आर वेल मीन, इसका मतलब इंटेंशन ठीक है कि डेवलप करना है, लेकिन जो रिस्क एसोसिएटेड विद द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ हाइड्रो पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द फ्रेजाइल इन्वायरमेंट ऑफ हिमालय नीड टू बी अंडरस्टैंड। उन्होंने गवर्नमेंट क्या बोला है कि जो इस समय डेवलपमेंट हो रहा है वो डेवलपमेंट तो ठीक है, लेकिन जो इससे एसोसिएटेड जो रिस्क हैं इतने फ्रेजाइल एरिया में, जो फ्रेजाइल इन्वायरमेंट है हिमालय का, उसको भी समझना जरूरी है, ठीक है। द स्ट्रेस शुड बी ऑन इन्वायरमेंट, जो स्ट्रेस है पूरी तरह से जो गवर्नमेंट का स्ट्रेस होना चाहिए वो इन्वायरमेंट में होना चाहिए, और जो कंजर्वेशन है फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। जो हिमालयन रीजन में है
पूरी तरह से क्या है कि हमें इन्वायरमेंट पे फोकस करना चाहिए और कंजर्वेशन है फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, विदाउट इग्नोरिंग ह्यूमन सफरिंग। क्योंकि इससे तो क्या हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा मतलब इकोनॉमिक लॉस तो हो ही रहा है, जो रीसेटलमेंट हो रहा है इस समय की, जो लोगों को क्या हो रहा है कि रिहेबिलिटेट किया जा रहा है दूसरे एरियाज़ में। तो इसकी वजह से जो इकोनॉमिक लॉस तो होते ही होते हैं, लेकिन जो ह्यूमन सफ़र्स करते हैं तो उसकी वजह से सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स भी हो जाते हैं डेवलपमेंट, ठीक है, जो कि डेवलपमेंट कॉज करते हैं। तो ये हमारा थर्ड आर्टिकल रहा, और हम चौथे आर्टिकल्स को बात करते हैं, चौथे आर्टिकल्स के बारे में। ये हमारा फोर्थ आर्टिकल है, व्हाट डज सेंटर वांट्स इन भोपाल गैस की। जो हमारी भोपाल ट्रेजिडी थी, भोपाल गैस ट्रेजिडी थी, तो ये हमारा इस समय न्यूज पे है। इसका पूरा बैकग्राउंड हम जानेंगे, ये क्यों इस समय फिर न्यूज में आया, ठीक है, हम ये पूरी बात करेंगे। अगर इसका ओवरव्यू लिया जाए तो गवर्नमेंट ये चाह रही है कि गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट की पास क्यूरेटिव पिटिशंस के थ्रू गई है, ठीक है। हम ये भी बात करेंगे जो क्यूरेटिव पिटिशंस ये कैसे आया, एवोल्यूशन इसका कैसा हुआ, किस केस में हुआ, ठीक है, इसकी भी बात करेंगे, इसकी क्या लिमिटेशन है, हम इसकी सारी बात करेंगे। तो गवर्नमेंट क्या चाह रही है, इसका अगर पूरा आर्टिकल का ओवरव्यू लिया जाए, गवर्नमेंट इस समय ये चाह रही है कि जो सेटलमेंट हुई थी 1989 में, जो भी पीड़ित थे, जो ये प्लांट जो यूसीआईएल प्लांट है, इसने करीब डॉलर सात सात 470 मिलियन जो डॉलर है, इतना मतलब खर्च करने के लिए बात कही थी जो इससे पीड़ित हैं। लेकिन गवर्नमेंट इस समय क्या कर रही है कि गवर्नमेंट ने जो अपना सिक्योरिटी पिटीशंस 2010 में डाला था, उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट से ये कह रही है कि मतलब वो जो फंड था वो इनसफिशिएंट था, और भी जो यूसीआईएल है, जो भी यूसीसी है यहाँ, जो यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन है, इससे और मांग कर रही है कि और भी पैसा फ्लो किया जाए, मतलब जो पीड़ित हैं उनको प्रोवाइड किया जाए। क्योंकि जो पहले की रिपोर्ट्स थी, जो भी कमिश्नर जो रिपोर्ट्स बनाई गई थी इसकी ट्रेजिडी में, मतलब कितने लोग पीड़ित हुए इससे, कितने लोग मरे, कितने लोग को क्या प्रॉब्लम्स हुई, तो वो काफ़ी ज़्यादा जो वो रिपोर्ट थी, काफ़ी ज़्यादा जो डेटा था उसमें काफ़ी ज़्यादा कम था, उसकी उसके हिसाब से तो वो सेटलमेंट की गई थी। लेकिन अगर देखा जाए तो जस्ट मतलब अगर देखा जाए तो उससे काफ़ी ज़्यादा जो डेटा था, अगर रिसेंट डेटा देखा जाए तो उससे काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, जो नंबर्स हैं उनका काफ़ी ज़्यादा है। तो उसकी वजह से जो गवर्नमेंट यूसीआईएल है, जो यूसीसी बोर्ड है, उसको क्या करना चाहिए, और भी जो फंड है, जो भी पीड़ित हैं, जो जिनकी डेथ हो गई तो उनके परिजनों को प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये मांग कर रही है कि और भी ज़्यादा क्या करें, पे करे, ठीक है। अगर इसका बैकग्राउंड देखा जाए, भोपाल गैस ट्रेजिडी कब हुई थी, ये दिसंबर 2 और 3 1984 में हुआ था। जो एमआईसी है, मेथिल आइसोसाइनेट गैस है, जो यूसीआईएल प्लांट है भोपाल में, इससे क्या कर गई थी, एस्केप कर गई थी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिजास्टर देखने को मिला था, जैसे कम से कम थाउजेंड्स ऑफ डेथ हो गई थी इससे, ठीक है। अगर ये और इस समय क्या कर रहा है जो यूसीसी बोर्ड है, गवर्नमेंट ने तो कहा कि ये मतलब गवर्नमेंट ने कहा कि जो 470 मिलियन डॉलर्स का ये जो फंड था, इससे और भी ज़्यादा की ज़रूरत है। अगर उनको मतलब पूरी तरह से क्या किया जाए, पूरी तरह से अगर मतलब उनको एक प्रोटेक्शन दिया जाए, जो भी या तो जो ख़त्म हो गए थे, या फिर अभी भी जो उससे पीड़ित हैं, जो भी जिनको कैंसर हो गया और भी जो रिलेटेड डिजीज़ हो गई हैं, ठीक है, तो उनसे बचने के लिए तो और उसने जो फंड है उसको मांगा है गवर्नमेंट ने। लेकिन यूसीसी ने क्या कर दिया, यूसीसी हैज़ रिफ्यूज्ड, ठीक है, जो यूसीसी है उसने रिफ्यूज कर दिया, मतलब पूरी तरह से देने से मना कर दिया, जो भी और भी एडिशनल अमाउंट है, ठीक है। द कोर्ट मेड इट क्लियर दैट इट वुड नॉट ट्राई द क्यूरेटिव पिटिशन लाइक ऑल्टरनेटिव। तो इस समय गवर्नमेंट ने क्या किया है कि 2010 में जो फाइल किया था क्यूरेटिव पिटिशंस के लिए, ठीक है, क्यूरेटिव पिटिशन ये होता है कि ये 2002 में जो अ, दीपक हुर्रा सॉरी हाँ, रूपा हुर्रा और जो अशोक हुर्रा का जो केस था 2002 में, ये क्यूरेटिव पिटिशन से तभी से एवोल्यूशन इसका हुआ, ठीक है। तो अगर देखा जाए इसकी दो लिमिटेशंस हैं। अगर लिमिटेशन की बात किया जाए तो इसकी दो लिमिटेशन, मतलब किस किस केस में इसको क्यूरेटिव पिटिशन है जो उसको हम मतलब ला सकते हैं या उसका फ़ायदा ले सकते हैं। अगर सिक्योरिटी पे पहली लिमिटेशन तो ये है कि अगर कोई पार्टी है उसको अपॉर्चुनिटी ही ना मिली हुई, जैसे कि सुनाने की, जो भी मतलब जो भी केस है उसको फाइल करने की, या सुनवाई के लिए उसको अपॉर्चुनिटी ना मिली हो, या तो फिर जो जजेस थे वहाँ वो बाइस्ड थे, ठीक है।
और सबसे पहले क्या जो क्यूरेटिव पिटीशन होती है समझ लो लास्ट है, एक यही लास्ट में सहारा बचता है। अगर कोई रिव्यू पिटीशन है जो भी, वो भी अगर डिसमिसल हो गई है तो यही एक चारा है कि अगर रिव्यू पिटीशन ही फेल हो गई उसके बाद अगर किसी को मतलब अपनी बात रखनी है तो वो क्यूरेटिव पिटीशन का मदद ले क्यूरेटिव पिटीशन की मदद ले सकती है। लेकिन जो गवर्नमेंट है वो डायरेक्टली किस पे अप्रोच की है, क्यूरेटिव पिटीशन पे, उसने रिव्यू पिटीशन नहीं फाइल की थी। ठीक है। अगर देखा जाए व्हाट इज द बेसिस फॉर प्ली फॉर द कंपनसेशन, अगर बेसिस दिया जाए कि ये प्ली क्यों फाइल की गई है, ठीक है, द बेसिस ऑफ $470 मिलियन सेटलमेंट्स रीच्ड ऑन 4 मई। 4 मई में मतलब 1989 में क्या हुआ था, जो बेसिस था, जो सेटलमेंट की गई थी $470 मिलियन की, मतलब $470 लगभग 725 करोड़ की जो सेटलमेंट की गई थी, ठीक है, वॉज देर वर ओनली अराउंड 3000 डेथ। और वो बेसिस क्या था, लगभग 3000 डेथ हुई थी, ठीक है, जो गैस लीकेज हुआ था, इंसिडेंट हुआ था, ठीक है। द गवर्नमेंट क्यूरेटिव पिटीशन इन 2000 सेड दैट एक्चुअल फिगर इज 5295। और जो क्यूरेटिव पिटीशंस के द्वारा जो मतलब जो पिटीशंस फाइल किया था उसमें क्या गवर्नमेंट ने बताया था कि ये 3000 डेथ नहीं थी, लगभग 5295 डेथ थी, ठीक है। तो हावर फॉर्चुनेटली रिपोर्ट सबमिटेड बाय द वेलफेयर कमिश्नर भोपाल गैस विक्टिम्स which is a part of case record in the Supreme Court shows the number of deaths have increased to 5 December 15। और ये जो लेटेस्ट है तो ये मतलब इंक्रीज कर गया, 5479 पहुंच गया। द कमिश्नर रिपोर्ट्स फर्दर सेट द नंबर ऑफ केसेस ऑफ कैंसर एंड रीनल फेलर आर 16,000 एंड इतना जो कैंसर इस समय जो कमिश्नर्स की रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के तहत अगर देखा जाए तो जो कैंसर है और जो रीनियल फेलर है लगभग 16,739 जो कैंसर से रिलेटेड है व्यक्ति हैं, और रीनल फेलर से करीब 6,711 लोग हैं, ठीक है। और जो डेथ थी, डेथ जो 1989 में बताया गया था कि जो 3000 डेथ है, लेकिन वो बढ़ के कितना पहुंच गई, 5295 पहुंच गई। तो ये सब पूरा बेसिस रहा, जो रिपोर्ट मतलब जो पहले के आंकड़े थे उनसे काफ़ी ज़्यादा अभी की जो रिपोर्ट है वो इंक्रीमेंट देखने को मिला है, ठीक है। तो यही, और यहाँ पे फिर व्हाट डू बी विक्टिम से, ठीक है, व्हाट डू द विक्टिम से, विक्टिम क्या कह रहे हैं, जो एक भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग की भी ये जो एक बॉडी है ये भी बनाई गई थी। अ बॉडी फाउंड बाय द लीक गैस लीक विक्टिम्स, भोपाल गैस पीड़ित संग्रह सहयोग समिति कंपोज ऑफ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। जो भी देखो ये क्या है, एक उद्योग है, संगठन बनाया गया था, जो जितने भी वहाँ पे विक्टिम्स थे, जितने भी विक्टिम्स थे, रिस्पॉन्सिबल विक्टिम्स थे, उन सबको मिला के, और काफ़ी सीनियर जो वो हैं, एडवोकेट भी हैं, जैसे संजय परेख हैं, उन्होंने कोर्ट से कहा है कि जो भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल है, रिसर्च सेंटर है, वहाँ पे है मेडिकल रिकॉर्ड्स करीब 4 साढ़े 4 लाख उनके पास जो गैस विक्टिम्स हैं, लगभग ये 22 साल में, इतने सारे 22 साल में जो 4 पॉइंट मतलब 4.5 लाख के आसपास जितने भी मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं जो भोपाल में मेमोरियल हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर हैं, ठीक है। तो ये भोपाल गैस जो संगठन है वो बताया है, ठीक है। ऑन एन एवरेज एवरी डे 2000 गैस विक्टिम्स अंडर गो मेडिकल ट्रीटमेंट। करीब उनमें से देखा जाए कि जो ट्रेजिडी में थे 2000 लोग, जो 2000 गैस विक्टिम्स हैं वो डेली क्या कर रहे हैं, करीब 2000 विक्टिम्स डेली वो कहाँ जा रहे हैं, ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, ठीक है, सेंटर, ठीक है। अनदर 4000 विक्टिम अंडर गो ट्रीटमेंट ऑफ एट 6 हॉस्पिटल एंड 19 क्लिनिक रन्स बाय। What are the rival contention? Attorney General of India Venkatramani has urged the court to look beyond the conservative principle of law, that is, look beyond the restriction of security petition to deliver complete justice to the victim by directing the UCC to pay। और गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि ये जो कंजर्वेटिव प्रिंसिपल ऑफ लॉ है, ठीक है, इसके इसके बियॉन्ड जाके गवर्नमेंट ने ये कोर्ट को कहा है कि ये जो लिमिटेशंस है इसके बियॉन्ड जाके सोचे और यूसीसी को डायरेक्ट करे जो विक्टिम्स हैं उनको पे अप करने के लिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट ये कह रहा है, द टॉप लॉ ऑफिसर हैज अर्ज्ड दैट द गवर्नमेंट डिड नॉट वांट्स टू रीओपन द। तो जो टॉप लॉ ऑफिसर्स हैं
उन्होंने कहा गवर्नमेंट के, तो गवर्नमेंट डिड नॉट वांट टू रीओपन द 1989 settlement, but add to the government said government the parliament has placed it in the role of protector of। अब इसने इसमें क्या कहा है कि गवर्नमेंट रीओपन नहीं करना चाह रही है, रीओपन ये जो 1989 की सेटलमेंट रीओपन नहीं करना चाह रही, लेकिन जो पार्लियामेंट है वो एज अ प्रोटेक्टर की तरह फॉर्म हुआ है, मतलब प्रोटेक्टर की तरह जो विक्टिम्स हैं उनके प्रोटेक्ट करने के लिए जो पार्लियामेंट है उसने क्या बनाया था, एक एक्ट बनाया था 1985 में, जिसको बोला जाता है भोपाल गैस लीक डिजास्टर प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स एक्ट 1985। ठीक है, तो ये एक्ट बनाया था। इट हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू प्रोटेक्ट द विक्टिम्स, और इस एक्ट के तहत क्या जो जो भी विक्टिम्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। ठीक है, इफेक्टिवली एंड इक्विटेबली। ठीक है, द यूसीसी थ्रू सीनियर एडवोकेट हरीश सॉल्वे काउंटर्ड दैट सेटलमेंट वाज अराइव्ड एट ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट डिक्री। तो यूसीसी ने क्या बोला है कि अपने जो लॉयर हैं, उनके एडवोकेट हैं हरीश सॉल्वे, उनके मतलब उन्होंने बोला है कि जो सेटलमेंट थी वो सेटलमेंट कंसेंट मतलब बेसिस ऑफ कंसेंट डिक्री मतलब 1989 में ही पूरी हो गई थी, उनके जो कंसेंट से ही हुई थी। ठीक है, इफ द डिक्री वॉज सेट असाइड द स्यूट प्रोसीडिंग शुड बी रिस्टोर्ड। अगर तो ये वैसी है, तो गवर्नमेंट ने फिलहाल तो यही बोला है। और व्हाट डिड द कोर्ट ऑब्जर्व ड्यूरिंग द हियरिंग। अब गवर्नमेंट जो कोर्ट है उसने क्या ऑब्जर्व किया है, एट द हार्ट ऑफ लीगल डिस्प्यूट इन द पैराग्राफ फ्रॉम द October 3, 1991 order of the Supreme Court, the paragraph discussed the unlikely event of 1989 settlement funds being फाउंड। तो इसने क्या, गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि जो फंड्स थे वो इनसफिशिएंट थे टू सेटिस्फाई द क्लेम्स ऑफ ऑल विक्टिम्स। कोर्ट ने जो इसकी 1989 की जो सेटलमेंट थी उसमें जो 1991 का जो वर्डिक्ट था, जो कोर्ट का था, मतलब कोर्ट की हियरिंग में जो बोला गया था, उन्होंने ये बोला था कि जो फंड्स हैं वो इनसफिशिएंट हैं जो भी विक्टिम्स के लिए। ठीक है, ऑल स्ट्रेसिंग दैट द विक्टिम शुड नॉट बी लेफ्ट टू। और ये स्ट्रेस इसमें इस जो हियरिंग थी इसमें ये स्ट्रेस किया गया था, मतलब पूरी तरह से जोर दिया गया था कि जो विक्टिम्स हैं उनको मतलब खुद के लिए नहीं छोड़ दिया जाए। ठीक है, इन द कोर्ट इन 1991 हैड सेड reasonable way to protect the interest of victims is to hold that Union of India as a welfare state and in the circumstance under which settlement was made should not be found wanting making good way defense। इसमें क्या बोला है कि जो गवर्नमेंट और पूरी तरह से अगर इस समय क्या कर रहा है जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने जो रिवर्स कर दिया, जैसे जो भी कोर्ट ने 2019 में बोला था, तो गवर्नमेंट ने इसको सीधा इंटरप्रेट कर दिया। उसने बोला, गवर्नमेंट ने क्या बोलने की कोशिश की है, गवर्नमेंट हैड इंटरप्रेटेड दीज वर्ड्स बाय सेइंग दैट इट हैज़ डन इट्स ड्यूटी। मतलब जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने अपनी ड्यूटी की बाय कमिंग टू द कोर्ट विद द प्ली टू डायरेक्ट यूसीसी टू टॉप अप द कंपनसेशन अमाउंट। मतलब गवर्नमेंट यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रही है कि जो गवर्नमेंट है अपना काम कर ली है, कोर्ट पे जाके कोर्ट को अब डायरेक्ट करना चाहिए यूसीसी को ताकि वो पे अप करे। ठीक है, और भी जो एडिशनल अमाउंट है और भी पे अप करे। द कोर्ट इन टर्न सेड द गवर्नमेंट एज वेलफेयर स्टेट फेल द विक्टिम्स आर इंटाइटल्ड टू मोर इट शुड पे देम। और कोर्ट ने रिवर्स किया है, कोर्ट ने रिवर्ट किया है कि जो अगर गवर्नमेंट को लगता है कि वेलफेयर मतलब इस समय उनको और भी एडिशनल फंड्स की ज़रूरत है, ठीक है, तो अगर वो हकदार हैं तो गवर्नमेंट को पे करना चाहिए। ठीक है, इट इज़ नॉट दैट वी आर नॉट सेंसिटिव। इसका मतलब ये नहीं कि हम सेंसिटिव नहीं। नो बडी डाउट दैट इनॉर्मिटी ऑफ द ट्रेजिडी। देखो, गवर्नमेंट ने कोर्ट ने क्या कहा कि ये ऐसा नहीं कि हम सेंसिटिव नहीं है, और ये ऐसा मतलब नहीं है कि कोई ये नहीं जानता कि कितना ये डिजास्टर्स था ये ये जो ट्रेजिडी। ठीक है, तो ऐसा नहीं। तो अगर गवर्नमेंट चाहती है, मतलब मेजरली जो कोर्ट ने कहा कि अगर गवर्नमेंट चाहती है कि उनको वेलफेयर प्रोवाइड की जाए, एडिशनल एडिशनल वेलफेयर, तो गवर्नमेंट एज अ वेलफेयर स्टेट उसको प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, तो ये मेजर हमारा आर्टिकल हो गया। और ये हमारा उसके बाद लास्ट आर्टिकल है। तो वेयर डू इंडियन सिटीज़ स्टैंड ऑन टॉक्सिक एयर। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये जो लास्ट है, तो व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ द पार्टिकुलेट मैटर हैज़ द नेशनल क्लीन कैंपेन अ डिफरेंस। ठीक है, तो ये हमारा एयर क्वालिटी की जो एयर पॉल्यूशन है उसके रिगार्डिंग ये हमारा आर्टिकल है। ठीक है, 4 years since the center launched
द नेशनल क्लीन एयर कैंपेन analysts found that progress has been slow and pollution only in most cities. जो सेंटर ने 4 साल पहले जो NCAP है, नेशनल क्लीन एयर कैंपेन है, इसने लॉन्च किया था, तो इसके तहत जो एनालिस्ट हैं वो बता रहे हैं कि जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है। पोल्यूशन ओनली इंक्रीमेंटली रिड्यूस इन मोस्ट सिटी, ठीक है, मतलब कुछ ही सिटीज़ में जो हो रहा है इंक्रीमेंटली, मतलब काफ़ी, मतलब ठीक ठाक, अगर देखा जाए रेट तो काफ़ी, मतलब कुछ ही सिटीज़ में हुआ है, ठीक है। व्हाट इज़ द NCAP? और ये अगर ये क्या है NCAP की बात किया जाए, फॉलोइंग द ईयर्स ऑफ एविडेंस दैट मैनी इंडियन सिटीज़ वर अमंग द मोस्ट पॉल्यूटेड इन द वर्ल्ड। देखो ऐसा की बात करते हैं, जो हमारी जो कुछ मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं वो वर्ल्ड की पूरी बहुत पॉल्यूटेड सिटी हैं, ठीक है। द गवर्नमेंट लॉन्च द NCAP दैट कमिटेड फंड्स एज वेल एज सेट्स टारगेट ऑफ फॉर 131 इंडियाज पॉल्यूटेड सिटीज़ ऑन जनवरी। तो NCAP ने क्या किया, ये जो सेंटर की द्वारा जो कैंपेन है NCAP कैंपेन, ये लॉन्च किया गया था। ये क्या बात करता है, जो जैसे फंड्स देने की बात करते हैं, ये कमिट करता है कि जो टारगेट्स हैं 131 सिटीज़ को, मतलब जो NCAP है 131 जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं, उनको 2019 में ये कमिट किया कि जो इनको टारगेट दिया जाएगा और इनको फंड्स प्रोवाइड किया जाएगा, किस लिए, ताकि इनका जो पोल्यूशन लेवल उसको डिक्रीज किया जा सके। द 131 cities are called non-attainment cities as they did not meet the national air quality standard NAA। तो इनको ये जो 131 सिटीज़ हैं, ठीक है, इनको नॉन अटेनमेंट सिटीज़ बोला जाता है, क्योंकि अ, ये जो NAAQS मतलब नेशनल एम्बियंस एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड था, इसको बरकरार नहीं रख पाए, ठीक है, फॉर द पीरियड ऑफ 2011-15, मतलब 2011 और 15 से जो NAAQS का स्टैंडर्ड था, ठीक है, क्वालिटी स्टैंडर्ड था, को मेंटेन नहीं कर पाई हैं 131 सिटी, उन्हीं को नॉन अटेनमेंट सिटीज बोला गया है, ठीक है। और ये किसके अंतर्गत था, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, ठीक है, मतलब ये प्रोग्राम था जो NCAP एक कैंपेन था, वो 131 सिटीज़ को मतलब के लिए था। जो 131 सिटीज़ हैं उनको नॉन अटेनमेंट सिटीज़ बोला गया है, क्योंकि ये जो कैंपेन था, ये जो क्वालिटी स्टैंडर्ड था उसको मेंटेन नहीं कर पाई है 2018 तो 2011 और 15 के इस ड्यूरेशन में, ठीक है। तो ये है व्हाट आर द टारगेट लेवल्स। अब टारगेट लेवल्स क्या थे, ठीक है, द कंट्रीज करंट एनुअल एवरेज प्रिस्क्राइब्ड लिमिट फॉर द टू मेन क्लासेस ऑफ पार्टिकुलेट मैटर PM2.5 PM10, ठीक है, 14 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर एंड 60 माइक्रो क्यूबिक पर। इस समय क्या लिया गया, जो करंट, अगर करंट जो कंट्रीज की करंट एवरेज है, ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड एवरेज है, तो कितना है कि जो PM2.5 है 40 माइक्रोग्राम्स होना पर क्यूबिक मीटर में होना चाहिए। जो PM10 है, ठीक है, PM10 है तो उसको 60 होना चाहिए, ठीक है। द NCAP इनिशियली सेट द टारगेट ऑफ रिड्यूसिंग की एयर पोल्यूटेंट देखो, जो NCAP था स्टार्टिंग में क्या किया था उसने, जो PM10 था और PM2.5 था, PM10 था उसको 20 से 30% को रिड्यूस करने के लिए बोला था 2024 तक, और बेस ईयर कब लिया था, 2017 जो बेस ईयर लिया, ठीक है। लेकिन जो 2021 में 2022 में वो दोबारा से क्या किया, जो मतलब रिवाइज किया, और उसने बोला कि द सेंटर मूव द गोल पोस्ट एंड द सेट द टारगेट। और उसने क्या किया कि 2026 तक 40 जो पहले क्या हो रहा था बेस ईयर्स को 2017 20 बेस ईयर था, उससे 20 से 30% जो रिड्यूस करने की बात कर रही थी। लेकिन इस समय 2020 दोबारा से जब रिवाइज किया सेंटर ने, तो उसने क्या बोला कि जो 2026 तक है 40% रिडक्शन होगा पार्टिकुलेट मैटर का, ठीक है, जो कंसंट्रेशन है इसका 2026 तक 40% रिडक्शन करने की बात कर रहा है। तो मीट दीज टारगेट अप्रॉक्सीमेटली, इसको मीट मतलब इसको फुलफिल करने के लिए, मतलब ये अचीव करने के लिए ये जो NCAP है, तो इसने क्या बोला कि करीब 6,897.0 मतलब इतना करोड़ रुपए ये खर्च करेगा इसमें, ठीक है, और सिटीज़ को प्रोवाइड करेगा, जो भी इक्विपमेंट है उनको मतलब उनको मुहैया कराने के लिए, ये सब ये जो फंडिंग है ये करेगा, ठीक है। द सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड, जिसको CPCB बोलते हैं, विच कोऑर्डिनेट द प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम है जो लुक्स एट द सिटीज़ PM10 लेवल से,
जो PM10 लेवल्स हैं, जो ये ये है कंट्रोल, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, ये इसको कोऑर्डिनेट करेगा। ठीक है, ये जो प्रोग्राम है द रिलेटिवली लार्जर, ये जो PM10 होते हैं ये क्या होते हैं, लार्जली मतलब ये बड़े होते हैं लेकिन ये कम हार्मफुल होते हैं अगर कंपेयर किया जाए। पी एम पी एम जो PM2.5 है ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होते हैं, क्योंकि इनकी जो रेडियस होती है PM2.5 की काफ़ी ज़्यादा कम होती है, बड़े छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, तो ये हमें दिखते भी नहीं है। ठीक है, ऐसा भी है। तो ये हुआ। ठीक है, अगर यही बात किया जाए क्या, हाउ इफेक्टिव हैज़ द NCAP बीन। अब इसने बोला है कि जो NCAP था ये कितना इफेक्टिव रहा है। ठीक है, तो सिटीज़ वर, एक मिनट, द 4 ईयर परफॉर्मेंस ऑफ NCAP बाय द सेंटर, ये जो सेरा थी, CREA है, NCAP को मतलब रिसर्च में इसने क्या बताया कि जो 38 सिटीज़ को टारगेट दिया गया था, जो 131 थी टोटल, उनमें से 38 सिटीज़ को क्या गया था, टारगेट दिया गया था फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 को। ठीक है, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर 21-22 को जो रिडक्शन के लिए जो टारगेट था, जो पोल्यूशन रिडक्शन का टारगेट था, 38 सिटीज़ को दिया गया था। ठीक है, उसमें से क्या है, 37 सिटीज़ जो थी उन्होंने जो मतलब जो पोल्यूशन के जो सोर्सेस हैं, ठीक है, उन्होंने कंप्लीट स्टडीज़ के बारे में किया था। ठीक है, लेकिन ये जो स्टडीज़ थी इसको पब्लिक डोमेन पे मेंशन नहीं किया गया था, जो कि जो ये मेंशन किया गया था जो NCAP प्रोग्राम था इसमें मेंशन किया गया था, और ना ही कोई सिटी एक्शन, जो कोई सिटी एक्शन प्लान होना चाहिए रिडक्शन, वो कोई वैसा प्लान था, वो भी कोई पब्लिक डोमेन में नहीं देखा, ना ही मतलब अपडेट किया गया। जो उससे जो भी स्टडीज़ आई उनसे रिलेटेड कोई भी जो अपडेट होना चाहिए, जो एक्शन प्लान में अपडेट होना चाहिए, तो उसमें कोई जो अपडेशन तो उसमें दिखाई नहीं दी, ना ही कोई मतलब एक्टिव मेजर्स लिए गए इनको रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, उसके बाद द सेर एस्टिमेट दैट CREA एस्टिमेट दैट इंडिया विल नीड टू इंस्टॉल मोर देन 300 मैनुअल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन। और जो CREA है उसने इस्टीमेट किया गया कि करीब 300 जो मैनुअल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं पर ईयर के हिसाब से, ठीक है, पर ईयर टू रीच द NCAP गोल ऑफ 550। अगर इनको 1500 जो मॉनिटरिंग स्टेशन है बाई 2024 तक, अगर इनको इतना पहुंचाना है तो इनको पर साल में कम से कम 300 जो स्टेशन हैं इनको क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अभी तक देखा जाए ओनली 180 जो स्टेशन हैं अभी तक इंस्टॉल किए गए लास्ट 4 ईयर्स में। ठीक है, एज NCAP मैनेज्ड टू रिड्यूस द, ठीक है, रिड्यूस द पोल्यूशन, द NCAP ट्रैकर अ जॉइंट, ये देखो जो NCAP ट्रैकर है ये जॉइंट प्रोजेक्ट बाय 2 ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक्टिव इन पोल्यूशन, जो पोल्यूशन पॉलिसीज़ हैं उनमें जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है ऑर्गेनाइजेशंस का, जैसे कि क्लाइमेट ट्रेंड्स है, रिस्पायरर लिविंग साइंस है, हैव बीन मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस इन अचीविंग द 2024 क्लीन एयर टारगेट सेट अंडर द NCAP। ये जो दोनों ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या कर रहा है कि जो टारगेट सेट किए गए हैं क्लीन एयर के लिए, तो ये मॉनिटर कर रहा है। ठीक है, अगर बात किया जाए जो दिल्ली था, दिल्ली रैंक द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड इन 2022। दिल्ली क्या था, जो दिल्ली था वो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी था 2022 में, विद एन एवरेज, जो इसका जो PM2.5 का जो एवरेज कंसंट्रेशन था वो 99.71 था। ठीक है, और जो दिल्ली का जो बट अगर इसका जो 2019 का देखा जाए, 2019 से अगर कंपेयर किया जाए तो रिडक्शन हुआ था 7% का। ठीक है, मोस्ट सिटीज़ इन द टॉप मोस्ट पॉल्यूटेड, अगर टॉप 10 की बात किया जाए, जो जो सबसे ज़्यादा सिटीज़ कहाँ से हैं, इंडो गैंगेटिक प्लेन से हैं। टॉप 10 की अगर मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ देखा जाए तो ज़्यादातर कहाँ से, इंडो गैंगेटिक प्लेन से हैं। ठीक है, ऑल थ्री ऑफ बिहार्स नॉन अटेनमेंट सिटीज़, नॉन अटेनमेंट सिटी जो 131 सिटीज़ में थी, जो 2011 और 15 के बीच में जो भी अपना टारगेट नहीं अचीव कर पाई थी उनको नॉन अटेनमेंट सिटीज़ बोला गया था। ठीक है, जैसे कि पटना हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, गया हो गया। ठीक है, नाउ फीचर इन द टॉप 10 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी ऑन द बेसिस ऑफ PM2.5। अगर इस समय देखा जाए PM2.5 का जो लेवल देखा जाए तो ये जो पटना है, मुजफ्फर है, गया है, टॉप 10 में आती हैं। ठीक है, 9 ऑफ
top 9 of 10 cities which were the most polluted in 2019 have reduced their PM 2.5 एंड PM 10। और इसमें जो जो 10 में से 9 कंट्रीज एंड सॉरी 9 सिटीज़ वैसी हैं जो 2019 में काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेड थी। तो उनमें इस समय क्या दिख रहा है, जो PM 2.5 है, PM 10 है, इनमें रिडक्शन दिख रहा है। मतलब 10 में से 9 सिटीज़ ऐसी हैं कि जो लेवल है पोल्यूशन का वो कम हो रहा है, ठीक है, अगर कंपेयर किया जाए 2019 से। In September 2022, the Center for Science and Environment reported that based on PM 2.5, only 14 of 43 cities registered a 10% or more than reduction in the PM। देखो जो ये NCA जो सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट रिपोर्ट है, इसने जो साइंस और इन्वायरमेंट की जो रिपोर्ट है वो आई, तो उसने ये बताया कि जो PM 2.5 है, अगर इसमें जो 43 जो NCAP ने रजिस्टर्ड किया था, मतलब उनमें से 14 ऐसी सिटीज़ हैं जिनमें से कि 10% से ज़्यादा या 10% है जो 2 सालों में जो PM 2.5 में लेवल में रिडक्शन हुआ है, ठीक है। मतलब 2019 से 2021 में जो 43 NCAP ने जो रजिस्टर्ड किया था, उनमें से जो 14 है उनमें से 10 या 10% से ज़्यादा रिडक्शन देखने को मिला है, ठीक है। ये सितंबर में जो सेंटर फॉर साइंस और इन्वायरमेंट है उसने रिपोर्ट किया है, ठीक है। ओनली 43 cities were considered as only they had adequate data to scientifically establish a long term trend। ये जो 43 सिटीज़ हैं, इन्हीं को कंसीडर्ड किया गया था कि जो लॉन्ग टर्म जो इनका ट्रेंड है इसको इस्टेब्लिश करने के लिए, यही जो 43 हैं इनको ही एडिक्वेट माना गया था, ठीक है। इन्हीं के पास जो डेटा है उसको एडिक्वेट माना गया, ठीक है। अगर आउट ऑफ 46 नॉन NCAP सिटीज़ विद एडिक्वेट डेटा 21 रिकॉर्डेड सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट। अगर ये जो 46 हैं, ठीक है, इनमें से जो 21 है उनको रिकॉर्ड किया गया कि जो इम्प्रूवमेंट है इनकी, ठीक है, PM 2.5 को लेकर के करीब 5% है या 5% मोर से, मतलब 5 से परसेंट से ज़्यादा जो डिक्लाइन है 29 और 2021 के बीच में, ठीक है। मतलब क्या थी, 14 ऐसी थी, 14 ऐसी कंट्री ऐसी सिटीज़ थी जो 2019 और 2021 के बीच में जो रिडक्शन है 10 या 10% से ज़्यादा शो की हैं। और जो इन्हीं में से जो 21 है तो वो 5% से ज़्यादा रिडक्शन शो की है। ये जो 2019 और 2021 का टाइम पीरियड था, ठीक है। देयर वर 16 NCAP cities and 15 नॉन NCAP cities that registered a significant increase in their annual level। और ये जो 16 NCAP सिटीज़ थी और 15 NCAP सिटीज़ हैं, ठीक है, इन्होंने क्या किया गया, सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया PM 2.5, ठीक है, विद नियर आइडेंटिकल नंबर, ठीक है। तो ये पूरा हमारा ये आर्टिकल रहा, ये हमारा ज्योग्राफी से रिलेटेड है, ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो हमारे ये आज के सारे आर्टिकल्स हो गए, तो ठीक है, चलते हैं और कल मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय।